बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको इंतहाई खौफनाक और सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मेरी एक सहेली की है। जब उसके घर वालों ने मुझे ये कहानी सुनाई तो ये कहानी सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम सानिया है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से है। मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं बहुत अच्छी तालीम हासिल करूँ और पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ। यही वजह थी कि मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएस कर रही थी। वहीं पर मेरी मुलाकात आलिया से हुई, जिसकी मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी दोस्त का नाम आलिया था और वो दो बहनें और एक भाई था। आलिया का ताल्लुक एक बहुत ही अमीर घराने से था। उसके बाप के पास दौलत की फरावानी थी, पैसे की रेल पेल थी और उसे किसी चीज की कोई भी कमी न थी। उसके माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले पूरी कर देते थे। माँ बाप की इस बात ने उसे थोड़ा खुदसर और जिद्दी बना दिया था और वो हर चीज को अपनी ही मलकियत समझती थी। वो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी और मैं उसकी इस आदत की वजह से बहुत चिढ़ती थी। कभी कभार तो वो मेरी बात मान जाती, लेकिन कभी कभी वो जिद पर अड़ जाती थी और मेरी भी नहीं सुनती थी। अपने माँ बाप के साथ भी उसका रवैया कुछ अच्छा नहीं था। वो उनके साथ भी निहायत बदतमीजी के साथ पेश आती थी। माँ बाप के बेजा लाड प्यार ने उसे नाफरमान और खुदसर बना दिया था। आंटी तानिया, जो कि आलिया की ममा थी, वो भी उसकी आदत को लेकर बहुत परेशान थी। यूनिवर्सिटी में भी उसका किसी न किसी के साथ कोई पंगा रहता था। यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग उसे नापसंद करते थे। आलिया, उठ जाओ बेटा, देखो सुबह के 10 बज गए हैं और तुम्हारी नींद ही पूरे होने का नाम नहीं ले रही। उसकी मम्मा ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, आपसे कितनी दफा कहा है कि मुझे यूं तंग न किया करें। मेरा जब दिल चाहेगा मैं उठ जाऊंगी। उसने निहायत बदतमीजी के साथ कहा। उसकी मामा ने निहायत अफसुर्दगी और अफसोस के साथ उसे देखा, मगर वो ये बात भी जानती थी कि ये उनके बेजा लाड प्यार का ही नतीजा है। उसकी छोटी बहन हमना और भाई हन्नान दोनों ही बहुत तमीजदार बच्चे थे और वो अपने माँ बाप को किसी बात के लेकर तंग नहीं करते थे। थोड़ी ही देर बाद उन्हें आलिया सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आई। आलिया, कहाँ जा रही हो बेटा? उसकी मामा ने पूछा। कुछ काम है मुझे, और आपसे कितनी दफा कहा है मुझे यूं बीच रास्ते में ना टोका करें, मगर आपको तो कोई बात समझ ही नहीं आती। उसकी माँ उसकी बात पर सिर्फ अफसोस से सर हिला कर रह गई। यूनिवर्सिटी में आजकल नया बैच आने वाला था और उनकी रैगिंग की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। आलिया उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। वो मुझे भी अपने साथ घसीटती थी। मुझे ऐसे कामों का कोई शौक नहीं था, क्योंकि मैं एक संजीदा मिजाज की लड़की थी और वो थोड़ी शोख मिजाज थी। सरबात की क्लास से फारिग होकर हम दोनों बाहर लॉन में बैठी हुई थी। आलिया कुछ बेजार सी बैठी हुई थी, क्योंकि सुबह से मुसलसल लेक्चर हो रहे थे और वो बोर हो गई थी। अभी हमें वहां बैठे मुश्किल से 10 मिनट ही गुजरे थे कि दो लड़कियां हमारे पास से गुजरी। आलिया ने एक लड़की की टांग पर अपना पांव फंसाया तो वो लड़की मुंह के बल गिर पड़ी। उसे गिरता देखकर आलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरा मारे शर्मिंदगी के चेहरा सुर्ख हो गया। वहां बैठे बाकी स्टूडेंट भी हंस रहे थे, मगर उनकी हंसी को ब्रेक तब लगी जब उस लड़की ने उठकर बोलना शुरू किया। तुम खुद को समझती क्या हो? वो आलिया से मुखातिब थी। वही जो तुम नहीं समझती, आलिया ने आगे से जवाब दिया। मैं ये मामला यूनिवर्सिटी के चांसलर के पास लेकर जाऊंगी, वो लड़की निहायत गुस्से से बोली। आलिया उसकी बात सुनकर मजे से मुस्कुरा रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस लड़की से माफी मांगी और इस मामले को रफा दफा करवा दिया। उन लड़कियों के जाने के बाद मैंने गुस्से से घूर कर आलिया की तरफ देखा और कहा कि क्या जरूरत है तुम्हें हर किसी के साथ पंगा लेने की? तुम सुकून के साथ नहीं रह सकती। तुम जानती हो कि मैं सुकून के साथ नहीं रह सकती जब तक मैं कोई शरारत न कर लूं। मुझे चैन नहीं आता। और तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की की मिन्नतें करने की और उससे माफी मांगने की? मैं उसकी बात पर सर झटक कर रह गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो नहीं सुधर सकती। यूनिवर्सिटी में न्यू सेमेस्टर की तलबा की आमद शुरू हो चुकी थी। आलिया नए आने वाले तलबा को तंग करने वाले ग्रुप के साथ पेश पेश थी और हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। 2-3 तलबा के साथ तो उसकी लड़ाई होते होते बची थी। वो अब जूनियर स्टूडेंट्स की क्लास में फिजिक्स की टीचर बनकर गई थी और सब लड़के लड़कियों को मुख्तलिफ तरह के टास्क दे रही थी। कभी किसी से कहती मुझे दौड़ लगा कर दिखाओ और कभी किसी से कहती कि मुझे गाना गा कर दिखाओ। वो लड़का जिसका नाम फरहान था,
उससे उसने कहा कि मुझे मुर्गा बनकर दिखाओ, मगर उसने मुर्गा बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जानता था कि उसकी क्लास के साथ रैगिंग हो रही है और ये कोई टीचर नहीं बल्कि एक सीनियर है। आलिया की उस लड़के के साथ बहस होने लगी। फिर ये बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई। फरहान कहने लगा कि मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस बात पर आलिया गुस्से से लाल हो गई और खींच कर थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। इस बात पर फरहान गुस्से से लाल हो गया और ऑल फॉल बकने लगा। बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और मामले को रफा दफा करवाने लगे। उस वक्त तो यह मामला खत्म हो गया, मगर फरहान ने आलिया को यह धमकी दी थी कि वो इस बात का बदला आलिया से जरूर लेगा। कुछ वक्त गुजरा। हमारे 4th सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे। हम उनकी तैयारी में मगन हो गए। हम लोग ग्रुप स्टडी करके एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आजकल तो आलिया भी बहुत ज्यादा संजीदा होकर मेहनत कर रही थी क्योंकि उसने पूरा सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा था और अगर वो इम्तिहान में पास ना होती तो उसके पापा से उसे बहुत ज्यादा डांट पड़नी थी। आलिया फरहान वाले वाक़े को तकरीबन भूल चुकी थी। यूनिवर्सिटी में अगर उनका कभी आमना सामना हो जाता तो वो इंतहाई गुस्से से आलिया की तरफ देखता था, मगर आलिया को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। खुदा खुदा करके हमारे पेपर्स खत्म हुए। आज हमारा आखिरी पेपर था। पेपर खत्म होने के बाद हम दोनों आकर कैंटीन में बैठ गई कि अब कुछ खा लिया जाए क्योंकि भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सुबह नाश्ता भी नहीं करके आई थी। आलिया की नजरें चारों तरफ घूम रही थी क्योंकि अभी खाने के लिए कुछ नहीं आया था और इतनी देर वो आराम से बैठ नहीं सकती थी जब तक कि कुछ खाने के लिए ना आ जाता। यार इतने दिन हो गए, अब तो कोई शरारत भी नहीं की, अब तो मैं बोर हो गई हूँ। ये कहते हुए वो अचानक से उठी। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रही थी कि उसने साथ वाले टेबल पर मौजूद 2 लड़कियां बैठी थीं, उनमें से एक लड़की को जो कि खड़ी हुई थी वो दोबारा बैठने लगी। उसने उसके नीचे से कुर्सी खींच ली। वो लड़की नीचे गिर पड़ी। आलिया ने उसके गिरते ही एक फलक शिगाफ कहका लगाया, मगर हैरत की बात यह थी कि वो लड़की बजाय गुस्सा करने के आगे से मुस्कुरा रही थी। आलिया उसके ऐसे रवैये पर शर्मिंदा सी होकर रह गई और जिंदगी में पहली दफा शायद उसने किसी से माजरत की थी और मैं भी उसकी इस बात पर हैरान रह गई। आलिया की उस लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसका नाम मरियम था। मरियम एक बहुत ही खूबसूरत और बावकार लड़की थी। हर किसी से बहुत अच्छे अखलाक से पेश आती थी। मरियम ने अभी शायद न्यू एडमिशन ही लिया था। मैंने क्योंकि इससे पहले उसे यूनिवर्सिटी में नहीं देखा था। तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? आलिया के पापा ने उससे पूछा। जी अच्छी जा रही है, उसने कहा। और जो पेपर्स हुए हैं उनका रिजल्ट कब आ रहा है? कुछ दिन तक आ जाएगा और मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरा इंशाल्लाह A+ ग्रेड ही आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो, मैं पढ़ाई के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कभी तुम्हारी किसी फरमाइश को रद्द नहीं किया, सिर्फ स्टडी के मामले में तुम पर सख्ती करता हूं, आलिया के पापा ने उससे कहा। और आप जानते हैं मैंने इस मामले में आपको कभी मायूस नहीं किया। तुम्हारी मामा बता रही थी तुमने उनके साथ भी बदतमीजी की है। पापा मामा मुझे हर बात पर टोकती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी रोक टोक भी अच्छी नहीं होती है। वो तुम्हारी माँ है, अगर वो तुम्हें किसी काम से रोकती है तो वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही रोकती है। आइंदा मैं इस बात की शिकायत ना सुनूं। मेरी बात समझ आ रही है ना तुम्हें? आलिया उनकी बात पर सिर्फ सर हिला कर रह गई। और हाँ, एक और बात, तुम बड़ी हो गई हो, अपनी मामा के साथ कुछ हेल्प करवाया करो। तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घरदारी के बारे में कुछ सीख जाओ। मगर पापा अभी शादी नहीं करना चाहती, आलिया ने उनसे कहा। मगर मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी अपने फर्ज से फारिग हो जाऊं उतना ही अच्छा है। आलिया ने उनकी बात पर नखुवत से सर झटका और वहां से चली गई। आलिया और मरियम की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वो मेरे साथ कम और मरियम के साथ ज्यादा पाई जाती थी। हालांकि मरियम और आलिया की आदतों में बहुत फर्क था, मगर फिर भी दोस्ती बहुत अच्छे से चल रही थी। मगर उसकी दूसरों के साथ लड़ाई और दूसरों से पंगा लेने की आदत अपनी जगह कायम दायम थी। यूनिवर्सिटी में बरगद का एक बहुत ही पुराना दरख्त था। उसे उस दरख्त में बहुत कशिश महसूस होती थी और वो उसकी जानिब खींची चली जाती थी। अभी भी हम जब फारिग होती तो तकरीबन 2-2 घंटे वहां पर गुजार देती थी, मगर फिर भी उसका वहां पर बैठकर दिल नहीं भरता था।
जब से उसकी मरियम के साथ दोस्ती हुई थी तो वो अक्सर क्लासेस बंक करके कभी उसके साथ शॉपिंग के लिए चली जाती थी तो कभी कुछ खाने के लिए। ऐसे में वो मुझे भी अपने साथ घसीटती थी, मगर मैं जाने से इनकार कर देती थी क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से कहीं और जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही मैं ऐसी चीज़ों को पसंद करती थी, और आलिया को भी इन चीज़ों से मना करती थी, मगर उसे तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। आलिया बेटा, आज जल्दी घर वापस आ जाना, उसकी मामा ने उससे कहा। क्यों मामा, आज क्या खास बात है? वो बेटा ये कि उसकी मामा चुप कर गई। मामा, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताते हुए हिचकिचा रही हैं? उसने कहा, आलिया, तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, बस इसी सिलसिले में आज कुछ लोग आ रहे हैं। आयजा उनकी बात सुनकर हत्थे से उखड़ गई और कहा, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम इस बारे में अपने पापा से बात करो, इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। उसकी मामा ने जवाब दिया, हाँ, शाम में जल्दी आ जाना। क्या बात है, बहुत चुप चुप हो? आज मैंने उससे कहा, सानिया, मेरे पापा चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। इस सिलसिले में कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। अभी तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। मैं अभी शादी जैसे बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहती। अपनी जिंदगी को अभी आज़ादी के साथ जीना चाहती हूँ। मैं उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई और कहा कि तुम इनसे कह दो कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और पढ़ना चाहती हूँ, और पढ़कर कुछ बनना चाहती हूँ। वो तुम्हारी हर बात मानते हैं, ये भी मान जाएंगे। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? परेशानी वाली यही तो बात है कि वो मेरी ये बात नहीं मान रहे। कहते हैं कि शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है। मेरा तो फिर यही मशवरा है कि तुम अपने बाप की बात का मान रख लो, जो कह रहे हैं वो मान जाओ। मैंने उससे कहा, वो भी तो आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जिद को पूरा करते आए हैं, तुम भी उनकी ख्वाहिश का मान रख लो। मेरी इस बात पर उसने खामोशी से अस्पात में सर हिला दिया। जो लोग देखने के लिए आए थे उन्होंने उसे पसंद कर लिया और वो बेदिली से ये सब कुछ होता देख रही थी। जिस लड़के के साथ उसका रिश्ता तय हुआ उसका नाम हसन था। वो उसके अब्बू के दोस्त का बेटा था, पढ़ा लिखा और बावकार इंसान था। इस वजह से उसके अब्बू इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। मेहमानों के जाने के बाद उसकी ममा उसके पास आई और उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा। उससे कहने लगी कि मुझे फ़ख्र है कि आज मेरी बेटी ने हमारा मान रख लिया है। अब तो तुम्हारे मिजाज को देखते हुए मैं डर गई थी कि पता नहीं तुम ये बात भी मानोगी या नहीं। उनकी इस बात पर वो खामोशी से उनके गले लग गई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे बहुत अच्छे नसीब करे। उसकी माँ ने उसका माथा चूमकर उसे साथ ही ढेरों दुआएं दे डाली थी। मरियम की उसके साथ दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। इतने कम वक्त में वो एक दूसरे के इतने करीब आ गई थी कि मैं भी देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि आलिया किसी के साथ भी इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होती थी। यूनिवर्सिटी में वो आज फिर उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। उसे एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे ये दरख्त उसे अपनी जानिब खींच रहा हो। आज भी उसे काफी देर हो गई थी उस दरख्त के नीचे बैठे हुए, जब एक गिफ्ट पैक में लिपटी हुई छोटी सी डिबिया उसकी गोद में आकर गिरी। उसने चारों तरफ देखा तो वहां पर आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। फिर ये डिबिया कहाँ से आई? उसने दिल में सोचा। उसने डिबिया को उलट पलट कर देखा और फिर उसे खोला तो ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। डिबिया के अंदर एक पुतला मौजूद था। वो एक अजीब व गरीब किस्म का पुतला था। पहले तो वो उसे देखकर डर गई। इससे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आया है। इतने में मरियम उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। उसने जल्दी से वो पुतला अपने बैग के अंदर डाल लिया और ये समझ नहीं आ रहा था कि पुतला कहाँ से आया और ये किसने यहाँ पर रखा है। और मरियम के साथ उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी, मगर अभी भी वो अपनी हर बात उससे शेयर नहीं करती थी। अभी वो उस पुत्ते के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। हेलो आलिया, क्या कर रही हो? मरियम ने उससे कहा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही यहाँ पर बैठी हुई थी। और आज तुम्हारे दोस्त नहीं तुम्हारे साथ? मरियम ने उससे कहा। नहीं, कुछ देर अकेला रहने को दिल चाह रहा था तो मैं यहाँ पर चली आई। उसने मरियम से कहा, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि आज हम दोस्तों ने मिलकर एक गेट टुगेदर रखी है। शाम के वक्त तो तुम भी मेरे साथ ज़रूर चलोगी और मैं तुम्हारा नाम जवाब नहीं सुनूंगी। मरियम ने उससे कहा कि तुम जानती हो कि पापा मुझे शाम के वक्त बहुत कम कहीं जाने की इजाज़त देते हैं और किसी पार्टी में जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तुम उनसे कह देना कि कंबाइंड स्टडी के लिए मरियम के घर जा रही हूँ। आलिया ने उससे कहा। मैं उनसे झूठ क्यों बोलूंगी? उसने कहा। यार,
अब तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। तुम्हें इतनी चाहत और खुलूस से अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। बस एक दफ़ा यार तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें झूठ बोलने के लिए नहीं बोलूँगी। मरियम ने उसे कायल करते हुए कहा। मैं उसकी बात पर अस्पात में सर हिला गई। चलो अब जल्दी से मेरे सामने ही अपने पापा को फ़ोन करके मेरे साथ जाने का बताओ, मरियम ने उससे कहा। उसने अपने पापा को फ़ोन किया तो पढ़ाई के लिए उसे मरियम के साथ जाने की इजाज़त मिल गई थी। मरियम ने हंसते हुए कहा, देखो कोई मुश्किल तो नहीं हुई, तुम्हारे पापा ने तुम्हें आसानी के साथ इजाज़त दे दी है, मगर है तो ये गलत बात, मैंने उनसे गलत बयान की है। उसने कहा, यार कभी कभार दोस्तों की खातिर ऐसा चलता रहता है, मरियम ने उससे कहा। वो मरियम की इस बात पर मुस्कुरा भी न सकी थी। मरियम रुको 1 मिनट, मैं सानिया को बता कर आती हूँ। यार अब इतना टाइम नहीं है, तुम बस चलने की करो, हमें देर हो रही है, वापस भी आना है। फिर ये कहते ही वो तेज तेज कदम उठाती उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। मरियम ने गाड़ी ले जाकर एक होटल के सामने पार्क की। उसने मरियम से कहा, मरियम हम ये कहाँ आ गए हैं, हमें तो पार्टी पर जाना था ना। ओ यार एक तो तुम हर बात की बहुत ज्यादा टेंशन ले जाती हो, हमने पार्टी यहीं होटल में ही अरेंज की हुई है। उसने रिसेप्शन पर जाकर कमरा नंबर बताकर वहां की चाबी मांगी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सुस्त कदमों से मरियम के साथ चल पड़ी। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने सवालिया नजरों से मरियम की तरफ देखा तो उसने कहा, अभी थोड़ी देर में सब आ जाते हैं, तुम टेंशन ना लो। वो उसकी बात पर खामोशी से उसे देखकर कमरे में दाखिल हो गई और जो ही कमरे में दाखिल हुई तो कमरे का दरवाजा बंद हो गया। वो थोड़ा सा आगे हुई तो कमरे के कोने में उसे फरहान खड़ा नजर आया। उसे देखकर हैरत से गंग रह गई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। उसकी बात पर वो जोर से कहका लगाकर हंसा। उसने पीछे मुड़कर मरियम की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रही थी। उसे अपने सामने जमीन और आसमान घूमते नजर आ रहे थे और अब पहली दफा उसे किसी बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास भी हो रहा था। किसी पर भरोसा और एतबार करके वो अपनी जिंदगी में पहली बार बहुत पछता रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मरियम इतनी बावकार नजर आने वाली लड़की भी उसके साथ ये सब कर सकती है। उसे रह रह कर सानिया की बातें याद आ रही थी। वो ठीक कहती थी, उसे मरियम के साथ यूं हरगिज नहीं आना चाहिए था, मगर अब क्या हो सकता था। उसे अब हर किस्म के हालात का बहादुरी के साथ मुकाबला करना था। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर मरियम बाहर की तरफ लपकी। आलिया ने उससे कहा कि मरियम तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी थी, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था। मरियम उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और कहा, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम्हारी दुश्मनी इस शख्स के साथ थी जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं इसकी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यह तो एक बहुत छोटा सा काम है और तुम शायद ये नहीं जानती कि ये मेरा मंगेतर भी है। तुम अब जाओ, बाकी की बात मैं खुद समझा दूंगा। फरहान ने उससे कहा, मरियम के साथ मैं भी जाऊंगी, आलिया ने कहा। उसने बाहर जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, फरहान ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा, उसका बाजू दबोच लिया और उसके साथ ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया था। हाथ मत लगाओ मुझे, आलिया ने गुस्से से फरहान के बाजू को झटकते हुए कहा। तुम खुद को समझती क्या हो, तुमने मुझे सारी यूनिवर्सिटी के सामने थप्पड़ मारा था, मुझे जलील किया था। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुमसे उस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। ये कहते ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उल्टे कदमों से पीछे की तरफ बढ़ने लगी। उसे वहां पर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी जिससे वो अपना बचाव कर पाती। पीछे की तरफ जाते हुए उसका हाथ अपने बैग के साथ मस हुआ और वो नीचे गिर पड़ा। आलिया को अपनी रूह फना होती महसूस हो रही थी। उसे अपने बचाव की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी। वो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था और वो गुस्से से चिल्ला रही थी, खबरदार मेरे करीब मत आना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और फरहान उसकी बात पर जोर से हंसा था। आलिया को रह रहकर अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा था। जैसे ही फरहान ने उसका हाथ पकड़ा, अचानक से हवा में एक हाथ लहराया और फरहान को मुक्कों पर रख लिया और उसकी खूब दुर्गत बनाई। हैरत की बात यह थी कि सिर्फ उसे एक हाथ हवा में घूमता हुआ नजर आ रहा था, बाकी वहां पर किसी दूसरे इंसान का कोई वजूद नहीं था। तो ये हाथ कहां से आया? आलिया एक दफा तो डर गई। अल्लाह ने शायद मेरी मदद की है, कोई गैबी मदद भेजी है, उसने दिल में सोचा। फरहान ने अपनी इतनी दुर्गत बनते देखकर सरपट वहां से दौड़ लगाई और कमरे से भाग निकला। और पीछे से आलिया को डर भी बहुत लग रहा था, मगर उसे हंसी भी बहुत आ रही थी।
اس نے جلدی سے اپنا بیگ وہاں سے اٹھایا اور وہ باہر نکل گئی، مگر اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مسلسل اس کے ساتھ چل رہا ہو، مگر اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور جلدی سے گھر کی طرف چل پڑی، کیونکہ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ آج وہ اپنے خدا کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا کہ اللہ نے اس کی عزت کو داغدار ہونے سے بچایا تھا۔ آئندہ میں کسی پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کروں گی، اور اس مریم کو تو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، اس کی ماں لپک کر اس کی طرف آئی۔ عالیہ بیٹا، کہاں رہ گئی تھی؟ میرا تو پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ تو اس کا دل چاہا کہ اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئے، جو اس کے لیے اتنا پریشان تھی، اور وہ ان سے جھوٹ بول کر گئی تھی، صرف اس دوست کے لیے جس نے اس کے بھروسے کو توڑ دیا تھا۔ کچھ نہیں ماما، مریم کی طرف گئی تھی، بتایا تو تھا پاپا کو فون کر کے، اس نے انتہائی نرمی سے اپنی ماں کو جواب دیا۔ اس کے اتنے نرم لہجے پر اس کی ماں نے بہت حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور وہ اس کو ایسے دیکھنے پر شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ ایک بات کا اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ وہ کون تھا، وہ جس نے آ کر اسے بچایا تھا، اور وہاں پر کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات کو اس کی اچانک سے آنکھ کھلی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی یہاں پر گھوم پھر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے کمرے میں ساری لائٹس بند تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ رات کو لائٹ جلا کر سوئی تھی، تو پھر اب یہ ساری لائٹس کیسے بند ہو گئی؟ اچانک سے اس کے کمرے کی ساری کھڑکیاں کھل گئیں اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر داخل ہونے لگے۔ ایک عجیب پر اسرار سی خاموشی تھی جو چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے میں اچانک سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ خوف سے اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا، مگر آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ اسے کمرے کی لائٹس کبھی جل رہی تھی اور کبھی بجھ رہی تھی۔ ایک عجیب پر اسرار منظر بنا ہوا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے کمرے کی ساری لائٹس جل گئی تھی۔ اس نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے ماما پاپا اس کی آواز سن کر دوڑے چلے آئے تو اس نے کہا یہاں پر کوئی موجود تھا۔ اس کے پاپا نے کہا ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ اس کی ماما اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ سکون ملتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح پھر سارا واقعہ اس کے ذہن میں گڈ مڈ سا ہونے لگا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر کو جھٹک دیا۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا سب سے پہلے فرحان سے ہوا تھا۔ عالیہ نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا۔ آج اسے یونیورسٹی میں مریم بھی کہیں پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکچرز ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر سکون کی خاطر جا کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں موند لی۔ پے در پے ہونے والے واقعات نے اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں پر کوئی چیز گری ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک پھول تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اچانک سے اس کی نظر درخت کے اوپر پڑی تو وہاں پر اسے ایک عجیب و غریب ڈراؤنی شکل کی کوئی مخلوق نظر آئی۔ اسے دیکھ کر وہ خوف کے مارے پیلی پڑ گئی اور ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس نے سوچا، مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آتے ہی کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، اسے اپنی طبیعت بہت بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کو پھر اس کی اچانک سے آنکھ کھلی تو اسے اپنے کمرے میں ایک سایہ نمودار ہوتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے کی ساری کھڑکیاں کھل گئیں اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کمرے میں داخل ہونے لگے، اور کمرے کی لائٹس کبھی جلتی تھیں اور کبھی بجھتی تھیں۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی جو چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ پھر اچانک سے وہاں پر ایک جھماکا سا ہوا اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکا وہاں نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ حیرت سے کنگ رہ گئی اور پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے ایک چڑیل نے دشمنی کی بنا پر ایک کتے کی شکل بنا کر ایک ڈبیا میں بند کر دیا تھا، مگر تم نے مجھے اس ڈبیا سے نکال کر آزاد کر دیا۔ میں اس دن سے تمہارا غلام بن گیا ہوں۔ وہ پتلا جب تک تمہارے پاس موجود رہے گا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ اس دن ہوٹل کے کمرے میں بھی کیا تم ہی موجود تھے؟ عالیہ نے اس سے پوچھا۔ جی، اس دن بھی میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ اس نے عالیہ سے کہا، تم ہو کون؟ اس نے کہا کہ میں جن زادہ ہوں، میرا نام شاہ میر ہے۔ والدین نے مجھے بہت ناز و نام سے پالا تھا۔ میرے ماں باپ کے ساتھ شروع سے ہی ایک چڑیل کی دشمنی تھی، اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا اور اس نے مجھے پتلا بنا کر اپنی دشمنی کا بدلہ لے لیا۔ میں تقریباً 100 سال سے اسی پتلے کی شکل میں یہاں وہاں بھٹک رہا ہوں۔ تم نے مجھے ڈبیا سے نکال کر آزاد کر دیا ہے۔
अब तुम्हें जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ मौजूद रहूँगा। वो यूनिवर्सिटी के लिए जैसे ही तैयार हुई तो खाने की मेज़ पर बाबा और मामा बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। आलिया बेटा, आ जाओ, नाश्ता कर लो हमारे साथ। मामा, मुझे भूख नहीं है, उसने जवाब दिया। बेटा, जितनी भूख है उतना खा लो, और मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसके बाबा ने कहा, हसन के घर वाले चाहते हैं कि हम जल्द शादी कर लें, क्योंकि हसन हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है। मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? उन्होंने तायीद के लिए उसकी तरफ देखा। अब आप जानते हैं ना कि मेरी अभी स्टडी चल रही है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। कम से कम मेरा ग्रेजुएशन तो मुकम्मल हो जाए। वो तुम्हारी शादी के बाद भी मुकम्मल हो जाएगा ना। उन्हें तुम्हारी पढ़ाई पर कोई एतराज़ नहीं, और मैं इतने अच्छे रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ये तो मैं जानता हूँ कि हसन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, और उस जैसा लड़का लाखों में एक होता है। मेरा ख्याल है तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आलिया उनकी इस बात पर सिर्फ खामोशी से उन्हें देख कर रह गई। यूनिवर्सिटी में वो जैसे ही दाखिल हुई उसका सबसे पहले सामना फरहान से हुआ। मूड पहले ही बहुत ख़राब था। फरहान को देखकर मजीद ख़राब हो गया और वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, उस दिन तो तुम बच गई थी, मगर मैं भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। उसने अपना मोबाइल ऑन करके कुछ तस्वीरें उसके सामने की। उन्हें देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि वो उस दिन की तस्वीरें थी जब उसने धोखे से उस होटल वाले कमरे में बुलाया था। एक तस्वीर में जब जबरदस्ती उसने उसका बाजू दबोचा था, उसको कोई और ही रंग देकर दिखाया गया था, और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी ही 2-4 और तस्वीरें थी। मैं इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जो तुम्हारी बदनामी होगी उसका अंदाजा तो तुम्हें होगा। आलिया उसकी बात पर हैरत से दंग रह गई। अगर तुम इस बदनामी से बचना चाहती हो तो जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। फरहान ने उससे कहा। क्या करना होगा मुझे? उसने पूछा। शाम को दोबारा से मुझे उसी होटल में मिलने आओगी। नहीं, मैं तुमसे किसी सूरत भी मिलने नहीं आऊंगी। उसने कहा, फिर अपनी बदनामी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें जो करना है कर लो, मगर मैं किसी भी सूरत तुम जैसे जलील इंसान की बातों में नहीं आऊंगी। आलिया ने इंतहाई गुस्से से जवाब दिया। आलिया को सारा दिन यूनिवर्सिटी में रह रहकर उन तस्वीरों का ख्याल आता रहा। वो सारा दिन अपने सोशल मीडिया का अकाउंट चेक करती रही, कहीं उसने सचमुच वो तस्वीरें अपलोड न कर दी हों। घर आकर भी वो इसी टेंशन में रही, मगर जब वो अपने कमरे में गई तो उसे जिनज़ादा शामिर का ख्याल आया। उसे अपनी टेंशन ख़त्म होती हुई महसूस हुई, क्योंकि जिनज़ादा शामिर ने कहा था कि वो उसके हर मामले में मदद करेगा। जिनज़ादा शामिर ने उससे कहा था कि उसे जब भी उसकी मदद की ज़रूरत होगी वो उस पुतले को पकड़कर दबाए तो फिर वो हाजिर हो जाएगा। आलिया ने जल्दी से भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और फिर उस पुतले को पकड़कर दबाया तो एकदम से ठंडे हवा के झोंके चलने लगे और उसके कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और जिनज़ादा शामिर वहां पर हाजिर हो गया था। आलिया, तुमने मुझे याद किया? शहजादे शामिर ने कहा। हाँ, मैं एक बहुत बड़े मसले में फंस गई हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अगर मामा पापा के पास वो तस्वीर पहुंची तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे? तुम उन तस्वीर की टेंशन ना लो, मैं उसके मोबाइल से डिलीट कर दूंगा। जिनज़ादा शामिर ने कहा। शायद वो पिछली दफ़ा का सबक भूल गया है जो तुम्हें दोबारा से तंग करने लग गया है। अगर तुम कहो तो मैं उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। तुम बस वो तस्वीर डिलीट कर दो। उनकी तुम अब बिल्कुल फिक्र न करो, समझो वो ख़त्म हो गई। जिनज़ादा शामिर ने कहा। और फिर वाकई फरहान ने कभी उन तस्वीर को लेकर उसके बाद उसे तंग नहीं किया। अब भी जब उसे कोई छोटा मोटा मसला पेश आता तो वो जिनज़ादा शामिर उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता। उसे उसकी मदद की ऐसी आदत पड़ गई थी कि अगर वो उसे 1-2 दिन भी नजर ना आता था तो ऐसा लगता था जैसे कुछ खो गया हो उसका। अब वो हर वक्त उसके साथ साथ मौजूद रहता था। यूनिवर्सिटी में जाकर भी वो अक्सर उसी दरख्त के नीचे बैठ जाया करती थी और वो घंटों आपस में बातें करते थे। वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मैं अक्सर उससे पूछती तो वो बात को टाल जाती और कहती, नहीं, तुम्हें वैसे ही महसूस होता है, मैं तो पहले भी ऐसी ही थी। जिनज़ादा शामिर हर वक्त उसके साथ मौजूद होता था। वो किसी को नजर नहीं आता था, मगर आलिया को नजर आता था। उसको एक आदत सी हो गई थी उसके साथ रहने की। उसके बगैर जिंदगी वीरान वीरान सी लगती थी। जिनज़ादा शामिर अक्सर उससे कहता कि मैं कैसे तुम्हारे बगैर रहूंगा, मुझे वापस कोहकाव जाना है, मगर मेरा दिल तुम्हें छोड़कर जाने के लिए नहीं मानता। दिन गुजरते गए। उसकी और जिनज़ादा शामिर की मोहब्बत में शिद्दत आ गई। उसके माँ बाप उसकी शादी की तारीख मुकर्रर करने वाले थे और वो सोचती थी कि वो जिनज़ादा शामिर के बगैर कैसे रहेगी। वो हसन के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती थी। वो एक जिनज़ादा था
اور وہ اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد جنزادہ شاہ میر نے اس سے کہا کہ وہ کوکاف واپس جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اسے کچھ کوکاف میں کام بھی ہے تو اسے کچھ دن وہاں پر لگ جائیں گے۔ تم بھی پریشان مت ہونا، میں کچھ دن بعد لوٹ کر آؤں گا کیونکہ میں بھی زیادہ دن تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، جنزادہ شاہ میر نے اس سے کہا۔ اس کی بات پر وہ صرف خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی کیونکہ اس کا کچھ دن کے لیے جانا ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ شاہ میر کو گئے 2 دن ہو چکے تھے اور یہ 2 دن ہی اس کے لیے بہت مشکل تھے۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی تھی اور جنزادہ شاہ میر کو گئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ اس شادی کو نہیں ہونے دے گا اور جلد واپس آئے گا۔ اس کی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور شادی کے دن بھی قریب آتا جا رہے تھے۔ پاپا اس سے اکثر پوچھتے کہ کیا بات ہے عالیہ، تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو بیٹا؟ اور وہ کوئی جواب ہی نہیں دے پاتی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ ایک جنزادے کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، حالانکہ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہے کہ آگ اور مٹی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جنزادہ شاہ میر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے یا تو اسے کوکاف میں رہنا پڑے گا یا جنزادی بن کر، یا پھر شاہ میر ایک انسان بن کر اس دنیا میں رہے گا، اور وہ انسان بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے ملے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی شادی میں صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے اور جنزادہ شاہ میر واپس نہیں آیا تھا اور اس کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ پاپا نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا بات ہے عالیہ بیٹا، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو اور تم اب یونیورسٹی جانا بند کر دو کیونکہ تمہاری شادی میں اب صرف 3 دن رہ گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ سے جدائی کا سوچ کر دل بھر آتا ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ پلیز مجھے آج کا دن یونیورسٹی جانے دیں، صبح سے نہیں جاؤں گی، عالیہ نے کہا تو اس کے پاپا نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلا دیا۔ یونیورسٹی میں بھی سارا دن وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جنزادہ شاہ میر کا انتظار کرتی رہی۔ میں نے کئی دفعہ اس سے پوچھا بھی، عالیہ کیا بات ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یونیورسٹی سے گھر جانے کے لیے وہ جیسے ہی نکلی تو ایک بلیک شیشوں والی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے 2 آدمی نکلے اور انہوں نے آتے ہی اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے کے اندر پایا۔ کوئی بھی اسے وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے کمرے کے اندر اسے ایک بیڈ اور کرسی پڑی نظر آئی تھی۔ اس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا۔ پریشانی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے دروازے کو پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرحان تھا، اس کو دیکھ کر اس کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو کہ تم ہر دفعہ مجھ سے بچ کر نکل جاؤ گی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تم سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گا، اور دیکھ لو میں نے آج تم سے اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے۔ عالیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اس نے دل سے جنزادہ شاہ میر کو یاد کیا تھا کیونکہ وہی اس کو اس وقت مشکل سے نکال سکتا تھا، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے اس کے سامنے اپنا موبائل لہرایا اور کہا، دیکھو یہ تصاویر۔ وہ اس کی کچھ نازیبا تصاویر تھیں جو شاید بے ہوشی کی حالت میں فرحان نے اس کے ساتھ دی تھی۔ تصاویر کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی اور خوف سے پیلی پڑنے لگی۔ تم تو ابھی سے اتنی پریشان ہو گئی ہو، ابھی تو میں نے اگلی بات بھی تمہیں نہیں بتائی۔ فرحان نے اس سے کہا، یہ بات تو تمہارے لیے کسی شوق سے کم نہیں ہوگی کہ میں نے یہ تصاویر تمہارے پاپا اور تمہارے ہونے والے شوہر حسن کو بھیج دی ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ تم اب یہاں سے جا سکتی ہو، فرحان نے اس سے کہا۔ وہ گرتی پڑتی جیسے ہی گھر پہنچی تو اس کے پاپا وہاں پر ہی موجود تھے۔ اس کے پاپا نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ماما بھی بس روئے چلے جا رہی تھی۔ روتے روتے اس کی ماما نے بتایا کہ حسن کے گھر والوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ شادی سے 3 دن پہلے شادی سے انکار کسی بدنامی سے کم نہیں تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے اور حسن کے گھر والے بھی بابا کی کافی بے عزتی کر کے گئے تھے۔ وہ اپنے بابا کو اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلاتی رہی مگر اس کے پاپا نے اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ جنزادہ شاہ میر بھی واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے جس سے وہ اپنوں کو ہی دکھ دے رہی ہے، ایسے جینے سے تو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ اس نے اپنے کمرے میں پڑی ہوئی پھلوں والی ٹوکری سے چھری اٹھائی اور اپنی نفس کاٹ لی۔ خون کی ایک لمبی دھاری تھی جو اس کی کلائی سے باہر نکلی۔ اس نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے جو آخری آواز سنی وہ اس کی ماما کی تھی جو رو رہی تھی اور بول رہی تھی، عالیہ ہوش کرو، عالیہ ہوش کرو، مگر وہ
इस जिंदगी से नाता तोड़ चुकी थी। उसका जनाजा तैयार था। जब जिनजादा शामिर वहां पर आया और आलिया को मुर्दा हालत में देखकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे कोकाफ में कुछ ज्यादा दिन लग गए थे, क्योंकि उसके माँ बाप उसे वापस आने नहीं दे रहे थे। वो आलिया को यही बताने के लिए आया था कि वो अपने माँ बाप को इस शादी के लिए मना चुका है, मगर यहाँ का मंजर देखकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज इतनी ऊंची थी कि लोग इर्द गिर्द देखने लगे, मगर उन्हें रोने वाला वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस गैबी आवाज को सुनकर लोग बहुत हैरान हो रहे थे। जिनजादा शाहमीर ने फरहान को कहा था कि आलिया के बेगुनाह होने का सबूत उसके घर वालों, उसके शौहर को दिखाए, ताकि उसकी बेगुनाही साबित हो जाए, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। फरहान ने उस गैबी आवाज से डरकर उस दिन की सारी वीडियोज आलिया के पापा और हसन को दिखा दी और कहा कि वो बेकसूर थी, उसका कोई गुनाह नहीं था। मैंने उसे अपना बदला लेने की खातिर उसके साथ ये सब कुछ किया था। आलिया के पापा ये सब कुछ सुनकर बिलक बिलक कर रोने लग गए थे और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे कि या अल्लाह, मेरी बेटी और आप मुझे, हम दोनों को माफ कर दें। जिनजादा शामिर ने उसके बाद फरहान को भी कत्ल कर दिया था। आलिया की कब्र के पास से रोज सुबह सुबह रोने की आवाज आती थी और आवाज इतनी ऊंची थी कि इर्द गिर्द के लोग भी मतवज्जे हो जाते थे, मगर किसी को भी समझ नहीं आता था कि ये आवाज कैसी है और ये रोने की आवाज उसकी कब्र के पास से क्यों आती है और किसी और को नजर क्यों नहीं आता जो रो रहा होता है। आलिया के पापा ने किसी मौलवी को बुलाकर कब्र के पास से आने वाली रोने की आवाज के मुतालिक पूछा, तो मौलवी ने उसे बताया कि उस पर एक जिनजादा आशिक था और वो उसके मरने के बाद रोज उसकी कब्र पर आकर रोता है और कहता है कि काश मैं जल्दी वापस आ जाता, पर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ कुरानी आयात का विर्द कर दिया है। अब से वो जिनजादा यहाँ पर नहीं आएगा और उस कब्र के पास से रोने की आवाज कोई नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।